हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को लेकर के, जो आने वाले रेलवे NTPC CBT 2 CBT 2 और ग्रुप डी में काफ़ी कारगर साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटरों में काम होता है। क्लोरोफ्लोरो को हम लोग CFC भी लिखते हैं, ठीक है। जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बनिक यौगिक है, जो कि क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन तीनों को मिलाकर बना हुआ है। अब है कि इसका उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर के अलावा प्रणोदक में, एरोसोल अनुप्रयोगों में किया जाता है और विलायकों के तौर पर व्यापक रूप से किया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि साबुनीकरण प्रक्रिया से प्राप्त एल्कोहल कौन सा, साबुनीकरण की प्रक्रिया में कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C2H5OH है। और अगर इसको हम लोग जो है ना, इसका अगर ये बनाते स्ट्रक्चर, तो ऐसा बनेगा। देख लीजिए कि एक कार्बन पे 3 लगा दिए, अगला कार्बन जो है फिर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ H 5 H हो गया। ये 1 2 3 4 और 5, और यहाँ OH है। तो C2H5OH जो है वो इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये आपको स्ट्रक्चर हो गया इथाइल अल्कोहल का। ये साबुनीकरण की प्रक्रिया में जो अल्कोहल प्राप्त होता है उसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इथाइल अल्कोहल ही प्राप्त होता है। चलिए अगला करते हैं कि वर्षा के बूंदों का आकार किस कारण से गोलाकार होता है। तो बारिश की बूंदें जब गिरती है तो वो अपना न्यूनतम क्षेत्र ग्रहण करना चाहती है, और न्यूनतम क्षेत्र ग्रहण करने के चक्कर में वो अपना सरफेस को धीरे धीरे छोटा करती है, और सबसे छोटा करने के बाद वो गोलाकार रूप ले लेती है। इसीलिए वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार हो जाती है। तो क्या करता है, सरफेस को छोटा करता है। तो सरफेस में क्या होता है, तनाव होता है, उसी को हम लोग या तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार इसलिए होती है कि जब बूंदें गिरती है तो उसकी प्रवृत्ति होती है कि हम न्यूनतम क्षेत्र में सब छोटा से छोटा क्षेत्र में बन जाए, और छोटा क्षेत्र प्राप्त करने के चक्कर में वो उसके सरफेस के बीच में जो है एक तनाव होता है, और वो पृष्ठ तनाव के कारण वो सबसे छोटा क्षेत्र प्राप्त कर लेता है, गोलाकार। चलिए अब है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार ली है। तो मार्गरेट कोर्ट ने। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। इन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। 24 बार जीता है, जिसमें कि 11 बार तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, 5 बार फ्रेंच ओपन। 11 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन, 5 बार फ्रेंच ओपन, ठीक है, 5 बार US ओपन, ठीक है, और जो है 3 बार विंबलडन, 3 बार 3 टाइम्स विंबलडन। तो 5 बार 11 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन, 5 बार फ्रेंच ओपन, 16 यहीं हो गया, और 5 बार US ओपन और 3 बार विंबलडन। टोटल 24 बार जो है इन्होंने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह जो है 18 दिसंबर 1992 को यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यकों की अधिकार की रक्षा और राष्ट्र के निर्माण में योगदान के रूप में चिन्हित कर अल्पसंख्यकों का क्षेत्र विशेष में ही भाषा, जाति, धर्म, मतलब अल्पसंख्यक चाहे भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, संस्कृति के आधार पर हो, सबकी परंपरा आदि को सुरक्षित करने, सुनिश्चित करने एवं समाज में उनका को जागृत करने, उनका उत्थान करने के दृष्टिकोण से बनाया गया। ये 18 दिसंबर को हर वर्ष जो है ना अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 से हुई है। अब है कि नग्लूट्रम किस देश की मुद्रा है। तो ये जो है भूटान की मुद्रा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हर बार एक मुद्रा पूछता है तो आप मुद्रा को देख के जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। एक दिनांक से भी रहता है क्वेश्चन। चलिए अब अगला जो है वो है कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो मरणोपरांत जो है सब लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला।
मरणोपरांत जो है भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब? 1966 में। अब ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो विटामिन बी का। विटामिन बी का, तो हम विटामिन को याद रखने का एक ट्रिक है जो बता देते हैं कि अगर विटामिन के बारे में पूछा जाए तो रोटी था एक टॉफ़ी, ए के लिए रेटिनॉल हो गया, बी के लिए थायमीन हो गया। रोटी था एक से, ए से जो है सी के लिए स्कॉर्बिक एसिड हो गया, डी के लिए जो है क से कैल्सीफेरोल हो गया। रोटी था एक टॉफ़ी जो है ई के लिए जो है टेकोफेरोल हो गया। रोटी था एक क टॉ टेकोफेरोल, और विटामिन के लिए जो है फिलोक्विनोन हो गया। रोटी से रेटिनॉल, बी से थायमीन, बी का थायमीन था, ए से स्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरोल, टॉ से टेकोफेरोल, और के लिए फिलोक्विनोन होता है के का। इसी तरह के और भी जो ट्रिक्स हैं जैसे विटामिन B1, B2, B3 वो अगले वीडियो में हम बता देंगे। चलिए, और इसी तरह के और भी ट्रिक्स हैं जिसको हम बार बार बताते हैं, उसके लिए आप चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में देखिए। सारा ट्रिक्स जो रेलवे में अभी काम आने वाले हैं उसको हम एक प्ले लिस्ट में डाले हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक तत्व को जो है हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। और ओजोन परत का सबसे ज़्यादा हानि किस वजह से होता है? तो फ्रीऑन गैस के कारण। इसमें भी क्लोरोफ्लोरो शामिल है जो कि ओजोन रिक्तीकरण का कारण बनता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि गल्फ स्ट्रीम किस तरह की धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है यह गर्म जल धारा है और यह अटलांटिक महासागर में है। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होता है। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसका नाम गल्फ स्ट्रीम रखा गया है। राष्ट्रपति दोनों सदनों में कितने सदस्यों को नामित करता है? तो 14। लोकसभा में 2 जो कि एंग्लो भारतीय रहता है जिसको अनुच्छेद 331 के आधार पर चयन करता है, और राज्यसभा में 12 को मनोनीत करता है। ये दोनों एंग्लो इंडियन होते हैं, और 12 जो होते हैं वो कला, साहित्य, संगीत में जो विद्वान लोग होते हैं या विख्यात लोग होते हैं जिसको लोग बहुत जानते हैं, जिसके बारे में बहुत ख्याति होती है, उनको मनोनीत किया जाता है। और इनको अनुच्छेद 80 का 3 के तहत जो है ना इनको मनोनीत किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं कि क्या है कि मुद्रास्फीति किस कारण होती है? तो जब मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास होता है तो मुद्रास्फीति होता है। मुद्रा मतलब कि पूर्ति में वृद्धि हो जाए, पैसा ज़्यादा आ जाए, ठीक है, लेकिन उत्पादन जो है मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाए तो मुद्रास्फीति हो जाएगा। अब है कि एलोह शिलालेख किस शासन से संबंधित है? तो एलोह जो है, एलोह में पहले जान लीजिए कि कहाँ है। ये कर्नाटक राज्य में बागलकोट जिला में प्राचीन मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध स्थल है। और इसको जो है किसने बनवाया था एलोह शिलालेख? तो पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य सम्राट थे, उन्होंने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है उसका जो लंबाई है वह 1465 किलोमीटर है। यह नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है। उसके बाद और भी जान लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत में महानदी है। महानदी का लंबाई जो है 815 किलोमीटर है और यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप से निकलती है। उसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है यह महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है। इसका लंबाई 1401। सबसे लंबी जो है गोदावरी है। और एक है कावेरी। महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, यही 4 मुख्य हैं वहाँ का नदी। तो कावेरी जो है वो कावेरी का जो है लंबाई 800 किलोमीटर है। और यह तो अब देखिए कि दक्षिण गंगा के नाम से कावेरी जानी जाती है। दक्षिण गंगा जो है कावेरी है। दक्षिण भारत की गंगा कौन है? कावेरी है। लेकिन वहीं पर अगर इसको देखा जाए, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं। दोनों में गंगा लगा हुआ है, वृद्ध गंगा, गोदावरी, वृद्ध गंगा, गोदावरी। और जो है कावेरी जो है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और इसकी
तो अब दक्षिण भारत की गंगा में क है और कावेरी में क है, तो ये दक्षिण भारत की पूछे तो कावेरी और वृद्ध गंगा तो गोदावरी। सबसे लंबाई वाला पूछे तो 1465 किलोमीटर गोदावरी का है प्रायद्वीपीय भारत में। उसके बाद इस चारों का बहा जो है कहाँ गिरती है, तो ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं कि मोरेन कहाँ पर बनते हैं। तो यह जो मोरेन है यह हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। कहाँ पे? तो हिमनद जो है अपने साथ बारीक करने वाले पदार्थों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करती है। जो हिमनद मतलब वहाँ पहाड़ी से ऊपर से जो बर्फ वाली जो नदियाँ होती है अपने साथ ऊपर से जब बर्फ पानी बन के गिरता है तो उसके साथ साथ बारीक कणों के साथ साथ पहाड़ के कई बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है। और इन पदार्थों का जब बाहर नहीं ले जा पाता है तो उसका निक्षेपण हो जाता है। और हिमनद द्वारा पदार्थों का निक्षेपण को क्या कहते हैं? हिमोड कहते हैं। तो मोरेन कहाँ पर बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो विद्युत ऋणात्मकता की बात आई तो फ्लोरीन है, इसका सिंबल है एफ है। उसके अलावा जो है ना ये कौन से ग्रुप में है? तो हैलोजन ग्रुप में है। हैलोजन ग्रुप में और कौन कौन सा है? तो फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है वो हैलोजन ग्रुप है। इसको हम लोग 17वां ग्रुप वर्ग 17 में रखा गया है इस सबों को। और यह सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि ऑक्सीकारक पदार्थ तो भी फ्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तो पदार्थ तो फ्लोरीन है। उसके अलावा एक पूछा जाए सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तो भी फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु भी फ्लोरीन है। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला अगर तत्व एक पूछ दे तो ये क्लोरीन हो जाता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व जो है वो क्लोरीन है। चलिए उसके बाद पूछा जाता है कि जिन वस्तुओं के का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको पूरक कहते हैं। एक दूसरे का वो दोनों पूरक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। तो प्राणी जगत का जो सबसे बड़ा संघ है उसको कहते हैं आर्थ्रोपोडो। क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडो। गलती से यहाँ आर्थ्रोपोडो लिखा गया है, यह है आर्थ्रोपोडो। आर्थ्रोपोडो कहा जाता है। आर्थ्रोपेडा कहा जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जो है उसको आर्थ्रोपेडा कहा जाता है, आर्थो नहीं, आर्थ्रोपेडा। अब ग्रह की गति जो है, आर्थ्रोपेडा क्या है? तो संधि पाठ या पोडा जो है, आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। और ग्रहों की अगला क्वेश्चन जो है ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिया? तो ये केपलर साहब ने दिया है। खगोल विज्ञान में केपलर ने ग्रहीय गति के नियम दिए हैं। और केपलर साहब जो है वो जर्मनी के गणितज्ञ एवं खगोलविद थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है कि इंसुलिन की खोज किसने की। तो इंसुलिन की खोज जो है ना बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि पंचायती राज निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के बारे में जान लीजिए। पहले जान लीजिए इंसुलिन की खोज किसके द्वारा? तो बेंटिंग एंड बेस्ट। इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर स्थित अग्नाशय का पाचन ग्रंथि द्वारा तैयार किया जाने वाला हार्मोन है। अग्नाशय का पाचन ग्रंथि द्वारा तैयार किया जाने वाला हार्मोन है, तो इंसुलिन हार्मोन है। चलिए पंचायती राज से कौन सी समिति संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता समिति। अब देखिए कहा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है 1956 में बनी थी और उसके आधार पर यह फाइनल किया गया कि पंचायती राज हो। तो इसका शुभारंभ सबसे पहले पंचायती राज का कौन किया? तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का किया था। इसको कहाँ समाविष्ट किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में किया गया। तो 9 में अनुच्छेद 343 के क से लेकर के और अण तक, क से लेकर अण तक शामिल किया गया। कुल 16 गो अनुच्छेद इसमें बने। ठीक है, और इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसमें? 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। और पूछता है पंचायती राज में कितने विषय हैं। तो पंचायती राज में 29 विषय हैं। इसी के बाद बना, ठीक है, ये 11वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया, उसमें 18
विषय है और उसको 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कितना? 74वां 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन 1993 में हुए। कब हुआ? 1993 में हुआ। ठीक है, चलिए अब जो है अनुसूची की 11-12 कर लिए हैं। फिर हम लोग जो है एक एक अनुसूची अगर करते हैं तो उसके लिए देखिए कि पहले ये सब को मिटा देते हैं और हम एक एक अनुसूची के बारे में हम बता देते हैं कि अगला क्वेश्चन में करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा घना हो गया। चलिए कि भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारा करती है? तो चौथी। पहला अनुसूची क्या कहता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके क्षेत्रों का उल्लेख करता है। दूसरा अनुसूची क्या कहता है? दूसरा अनुसूची कहता है वेतन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इस सब का वेतन। 2 में। 3 में क्या है भाई? 3 में शपथ ग्रहण है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि का जो है ना शपथ ग्रहण जो है, शपथ ग्रहण 3 में है। 4 में क्या है? 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। ठीक है, इसमें राज्य और संघीय क्षेत्र के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। 5वां अनुसूची क्या कहता है? SC ST अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के है ना प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है 5 में। उसका छठा भी पूछता है। छठा क्या है? छठा जो है असम, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा में, मिजोरम, जो 4 राज्य हैं उनके प्रशासन और उसके बारे में प्रशासन के बारे में प्रावधान है, कैसे इसका उत्थान होगा। 7वां क्या कहता है? शक्तियों का विभाजन, जिसमें कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची है। केंद्र द्वारा संघ सूची में नियम बनाए जाते हैं, उसके बाद राज्य सूची में और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बनाएगा। लेकिन अगर कोई नियम अगर राज्य भी बनाएगा और केंद्र बनाएगा तो केंद्र वाला लागू होगा। तो संघ सूची में जो है ना वो 100 है, पहले 97 थे, बाद में अभी 100 हो गए हैं। ठीक है, राज्य में पहले 66 थे, अभी क्या हो गया है? 61 हो गया है। और जो है समवर्ती सूची पहले 47 था, अब 52 हो गया। समवर्ती सूची में विश्व की संख्या 52 हो गई। तो ठीक है, 7 तक तो जान लिए। अब 8वां 9वां करने के लिए हमको जगह थोड़ा लेना पड़ेगा, इसलिए इस सबको हम मिटा देते हैं। तो 8वां में क्या है कि 8वां में भाषा है। 8वें अनुसूची में भाषा है और सबसे पहले जो है कितना भाषा था? 14 भाषा था। 15वां में जो है 67 में जोड़ा गया 22वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, फिर जो है ना 16वां, 17वां, 18वां मतलब फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या जोड़ा गया? 3 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, को जोड़ा गया। फिर उसके बाद जो है ना 15 के बाद 3 जोड़ दिया गया, 18 हो गया। फिर जो है 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। तो टोटल भाषा जो है वो 22 है। तो 8वीं अनुसूची में भाषा है और भाषा शुरू में 14 था, अब बढ़ करके 22 भाषाएं हैं। कितना? 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में भाषा आ गया। 9वीं अनुसूची जो है ना नहीं था, बाद में जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि इसको 1951 में ऐड किया गया और भूमि सुधार नियम लाए गए, मतलब जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया गया। तो 9वां में। उसके बाद 10वीं अनुसूची जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया। कब? 1985 के द्वारा, जिसके तहत दल बदल अधिनियम, दल बदल कोई नेता जो है दल बदल नहीं कर सकता है, हाँ मेजोरिटी में कर सकता है। चलिए तो हो गया। अब 11वां में अभी पढ़े हैं कि पंचायती राज है, इसमें 29 विषय है। 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। उसके बाद 12वां जो है वो नगर पालिका है। नगर पालिका में 18 विषय है। 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया है। अब है कि मजदूर संघ कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अभी बताए हैं कि संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 66 था, अभी 61 है, और समवर्ती में कितना है? पहले 47 था, अभी 52 है। तो इसी 52 में से एक है समवर्ती मजदूर संघ, को किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, अब संविधान में कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित, अभी पढ़े हैं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम जोड़ा गया, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया, जिसके तहत कोई राजनीतिक दल जो नेता है वो दल बदल नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेजोरिटी में अगर हो तो बदल सकते हैं। ठीक है। अब है कि असमिया भाषा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो शंकर देव को जाता है। शंकर देव का जो जन्म हुआ वो 1449 से 1538 तक रहा। ठीक है। इसके दौरान उन्होंने जो है ना एक वैष्णवी आंदोलन किया और उसके तहत जो है ना वह असमिया भाषा को लोकप्रिय बना दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की, तो अकबर ने 1975 में 1575 में शुरू किया। अकबर जो है, अकबर का कार्यकाल जो है 1556 से क्या रहा, 1605 तक था। इसी के दौरान जो है अकबर का के दरबार में नवरत्न भी थे। उसके बाद जो है उस ट्रिक को भी हमने एक डाला है शॉर्ट बना करके इस चैनल पे। आप उसके बाद जो है अकबर का जो मनसबदारी है कब शुरू हुआ, तो 1575 में। मनसबदारी का मतलब ही है मनसब की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम अकबर ने 1575 में किया। मनसब अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है पद या रंक। मनसब शब्द शासकीय अधिकारी एवं सेनापतियों का पद निर्धारित करता है। अब सूर्य से हमें किस प्रकार की ऊष्मा प्राप्त होती है, तो सौर्य विकिरण। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर्य विकिरण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है कि कच्चे माल पर आश्रित उद्योग कौन सा है, बहुत सारा है, जिसमें कि ये चीनी उद्योग लिया है, लोहा उद्योग भी, तो अगर लोहा का जो कच्चा माल है नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। या बहुत सारा जो है तेल उद्योग है, जैसे कि आपको मस्टर्ड ऑयल जो मिलता है उसके लिए सरसों ज़रूरी है। तो हर बहुत सारे उद्योग है जो कि कच्चे माल पर ही निर्भर है। ठीक है। अगर कच्चा माल नहीं मिलेगा तो कहाँ से बन पाएगा, तो इसी ऑप्शन में 4 में था, तो इसीलिए चीनी उद्योग वहाँ दे दिया गया। भाई कि किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, तो एस एनोड को हृदय की प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो लाभदायक लगा हो तो इसको या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों के पास शेयर करें। जैसे आपके कोई पहचान वाले तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल पे बहुत जो भी ज़रूरतमंद टॉपिक है जो आने वाली एग्जामिनेशन में रेलवे के पूछे जाएंगे उसको कवर अप किया जा रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद।